नमस्कार, सवाल इंडिया का इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं हम जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की खबर के साथ, जहां आज दूसरे चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग इस वक्त भी जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से लोग घरों के बाहर निकले, मतदान करने के लिए आए हैं। दोपहर 3 बजे तक वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 46.1% मतदान हुआ दोपहर 3 बजे तक। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा उस दौरान मतदान ज़िला रियासी में रहा, जहाँ 64% तक वोट पड़े। ये आंकड़ा हम दोपहर 3 बजे तक का आपको बता रहे हैं। सबसे कम मतदान हुआ श्रीनगर में, जहाँ 23% वोटिंग हुई है। सेकेंड फेज यानी दूसरे चरण की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आज दूसरे चरण के लिए 26 सीटों पर मतदान जारी है। 15 सीटें सेंट्रल कश्मीर की हैं, 11 सीटें जम्मू की हैं और दूसरे चरण में 239 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। दूसरे चरण में गांदरबल और बडगाम काफ़ी हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, एक नहीं बल्कि 2 सीटों से। गांदरबल में जहां उनका मुकाबला बशीर अहमद मीर से है, वहीं बडगाम में उनका मुकाबला पीडीपी के सैयद मुंतजीर मेहंदी से है। इस चरण में शामिल ज़्यादातर क्षेत्र अलगाववादी गतिविधियों के केंद्र रहे हैं, इसलिए इन इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें उमर अब्दुल्ला की जब वो वोट डाल के बाहर आए थे। और वहीं दूसरे चरण में बीजेपी ने केवल 17 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। 26 सीटों पर जहां वोटिंग हो रही है, उसमें 17 सीटों पर ही अपने प्रत्याशियों को उतारा है बीजेपी ने। तो वोटिंग इस वक्त जारी है। पल पल की तस्वीरें और जानकारी हमारे 2 सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। नज़ीर मसूदी जो कि कश्मीर के हब्बाकदल में है, चुनावी माहौल का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी। आइए देखते हैं। अभी तक ये मॉडरेट और ब्रिस्क पोलिंग हो रही है। पूरे जो 26 असम्बली सीट्स हैं 6 डिस्ट्रिक्टों में है जम्मू कश्मीर के। दूसरा चरण है इस इलेक्शन का, चुनाव का, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है, जब वो लोग भी जो बहिष्कार करते थे इलेक्शन का, वो भी अब इलेक्शनों में हिस्सा ले रहे हैं। और सभी कहते हैं यही तो इलेक्शन की लोकतंत्र की जीत है। लेकिन उससे बढ़ के एक जीत ये भी है कि मैंने कुछ कश्मीरी पंडितों से यहाँ बात की। मैं हूँ यहाँ हब्बाकदल में। हब्बाकदल में कश्मीरी पंडित रहते थे। 90 में जब आतंक मिलिटेंसी उठी, अलगावाद उठा, तो वो यहाँ से चले गए। और उसके बाद ये जो ज़्यादातर लेन्स और बाई लेन्स हैं डेजर्ट हो गई, और उसके बाद यहाँ से वो चले गए। लेकिन कुछ पंडित अभी भी हैं। आप बताएं संजय जी कि ये कैसा है ये माहौल इसका इलेक्शन? बहुत खूबसूरत माहौल है। जैसे पूरे देश में 140 करोड़ लोग डेमोक्रेटिक सेटअप को खूबसूरती से देखते हैं, खूबसूरती से वोट डालते हैं, फ्री ऑफ टेंशन आते हैं जाते हैं, सेम वही माहौल आज मेरे कश्मीर का है, जो हकीकत में 34 इयर्स के बाद देखने को मिला है। इन पर्टिकुलर आफ्टर 10 इयर्स से हम वेट कर रहे थे इलेक्शन हो जाए, एक हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप वाली गवर्नमेंट आ जाए, किसकी भी हो। लेकिन हमें लगता है कि हमारी अपनी गवर्नमेंट है। अभी तक गवर्नमेंट प्रेजेंट डिस्पेंसेशन, देयर इज़ नो डाउट, उन्होंने काम किया है। स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई, पीसफुल एटमॉस्फेयर दिया है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें मेरी अपनी गवर्नमेंट चाहिए, जहां मेरा अपना एमएलए हो। लोगों की एब्सोल्युटली बहुत जमीन आसमान का फर्क तो है। यहाँ हब्बाकदल में जो जाना जाता है, क्योंकि ये जो ऐसा था कि यहाँ एक रौनक कश्मीरी पंडित रहते थे यहाँ 30 साल पहले। हालात ऐसे बने, कहीं को भागना, जब अक्सरियत को भागना पड़ा। आज मैंने पहली दफ़ा कहीं कश्मीरी पंडित भी अब वोट डालने के लिए, वोट डालने मेरे बाद भी बूथ पे आ गए। जबकि दे वर हैविंग फैसिलिटी, उनके पास फैसिलिटी थी कि वो पोस्टल बैलेट अपने घर से डाल सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, हम क्यों, जब हम ऑफिसों में काम करते हैं, आपस में सब भाइयों के साथ है, तो हम वोट भी कास्ट करेंगे। क्योंकि ये माहौल जो बना है ना, इस माहौल के लिए सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी मुबारकबाद कश्मीर के लोगों को भी जाती है। उन्होंने इसको सपोर्ट समर्थन किया है। तो ये वो सभी लोग वोट डालने वाले हैं। ऑफ कोर्स, तो मैं कोशिश करूँगा इनसे बात करने की। क्या आप लोगों ने वोट किया? जी बिल्कुल, हमने वोट किया है। तो कैसा, यहाँ तो ज़्यादा बाइकाट ही होता था, आज ऐसा
कम वोट पड़ते हैं लेकिन वोट पड़ रहे हैं। जी हम बिल्कुल निकले हैं वोट डालने के लिए। हमारा मुद्दा और मकसद एक ही है कि हम बीजेपी को नहीं लाना चाहते हैं बस। अच्छा, आपका वो है बीजेपी को नहीं लाना चाहते? जी तो बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल हम इस बार एनसी को चाहते हैं। ठीक है, इश्यूज क्या हैं? इश्यूज जो सबके होते हैं, जो रोड होते हैं, पावर होता है, वाटर होते हैं, और क्या इश्यूज है। जी 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 जी। अब तो जो होना था पहले 370 वो तो हट गया। अब कोई भी कुछ भी कहे तो हम वोट निकले के लिए निकले हैं। 370 को इसलिए हम 370 का हमें 35A का है, हमें यही नीड है कि वो वापस आना चाहिए। मुद्दा क्या है? हम ये नहीं कहेंगे आपको कुछ मुद्दा तो यही है कि बेरोजगारी है। तो 2019 से जो हम बीजेपी ने हमारी यहाँ हालात की, हमारे यूथ की, किसी को जॉब नहीं मिली, हमारी सड़कें इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाई, लेकिन वो स्मॉल सिटी है, स्मार्ट सिटी नहीं है, वो स्मॉल सिटी है। हाँ। नहीं, दरअसल मैं आपको सीधा बताऊं, हम यहाँ किसी पार्टी के मुखालिफ है उसमें नहीं, हम वोटों की बात कर रहे हैं, इलेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर कोई मुखालिफ देखो, इलेक्शन जब होंगे तभी तो हम किसी को सामने लाएंगे। जैसे हमारे सीएम पहले महबूबा जी थी, उससे पहले उमर अब्दुल्ला साहब थे, तो वो तो हमारे लिए काम कर रहे थे, चाहे पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। लेकिन 2014 से बेसिकली ना कोई लड़का भी नहीं जॉब में लगा। जैसे पहले यहाँ निकली थी रिक्रूटमेंट निकली थी जॉब के लिए हर किसी डिपार्टमेंट में, 2014 से आज तक कभी हमने देखा नहीं। तो यहाँ पर आपने लोगों को सुना, यहाँ पर रोज़गार एक बड़ा मुद्दा है। जो युवा हैं वो नौकरी चाहते हैं। कई मुद्दों को जहन में रखकर आज लोग घरों से बाहर निकले हैं और चाहते हैं वो अपना नुमाइंदा चुनना, अपने नुमाइंदों को चुनना। 10 साल बाद उनको ये मौका मिला है। हालांकि यहाँ पर कई इश्यूज़ हैं जिसमें कि जॉब क्रिएशन जो कि रोज़गार है एक बड़ा मसला यहाँ के आवाम के सामने है। इसके अलावा यहाँ पर पानी की कई जगह समस्याएँ हैं, इसके अलावा बिजली और साथ ही सुरक्षा भी एक मुद्दा है। और ज़्यादातर लोग जब वोट डालने के लिए निकले हैं तो वो पूर्ण राज्य के दर्जे की बात कहते हुए सुने गए हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो लोग आज घर से बाहर निकले हैं मतदान करने के लिए। सुबह यहाँ पर 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई थी और अभी शाम के 4 बजे का वक्त बीत चुका है। अभी कुछ वक्त और बाकी है, अभी 2 घंटे का वक्त और बाकी है। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं लोगों के चेहरे पर एक उत्साह नज़र आ रहा है और विक्ट्री साइन दिखाते हुए कहीं ना कहीं उनके मन में इस बात की खुशी है कि वो अपने नुमाइंदों को चुनेंगे ताकि रोज़मर्रा की बातों को और मसलों को सुलझाने के लिए अगर किसी के पास उन्हें जाना हो तो वो सामने उनका नुमाइंदा होगा, विधायक होगा, जिससे वो मिलेंगे, अपनी बातें कर पाएंगे। तो जम्मू कश्मीर में आज दूसरे चरण में 26 सीटों पर मतदान जारी है। और अगले हरियाणा की बात कर लेते हैं जहां पर चुनाव 5 अक्टूबर को होने हैं। यहां विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सोनीपत के गोहाना में एक रैली की और कांग्रेस पर वो जमकर हमला उन्होंने किया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस शासित हर राज्य में उनके मुख्यमंत्री झगड़ों में उलझे हुए हैं, उनको जनता की तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। गलती से भी कांग्रेस आ गई तो अपने झगड़ों में हरियाणा को बर्बाद करके छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस से बेईमान और धोखेबाज पार्टी कोई नहीं है। ये जहां सत्ता में है वहां भी ये अपनी झूठी घोषणाएं लागू नहीं करते। साथियों, जैसे जैसे वोटिंग का दिन पास आ रहा है वैसे वैसे कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। हरियाणा में भाजपा के लिए समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। आज पूरा हरियाणा कह रहा है, फिर एक बार भाजपा सरकार। जहां भी केंद्र सरकार आई और कांग्रेस को मौका मिला, जहां जहां कांग्रेस ने पैर रखा, ये काम पक्का, करप्शन करप्शन करप्शन।
भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद भाई भतीजावाद भाई भतीजावाद। जहां भी केंद्र सरकार आई और कांग्रेस को मौका मिला, जहां जहां कांग्रेस ने पैर रखा, ये काम पक्का, करप्शन करप्शन करप्शन, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद भाई भतीजावाद भाई भतीजावाद। और वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी भी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के मुखिया दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद लगातार हरियाणा में प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने रोहतक के महम में रैली की और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि इस बार प्रदेश में आम आदमी पार्टी के बिना सरकार नहीं बनेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तभी बैठेंगे जब दिल्ली की जनता उन्हें दोबारा जिताकर ईमानदारी का सर्टिफिकेट देगी। जेल से निकल के आया, जेल से निकलते ही मैंने अपना इस्तीफा दे दिया। मैंने कहा दिल्ली की जनता तय करेगी कि केजरीवाल चोर है कि ईमानदार है। मैं सत्ता के लिए नहीं आया। आज के जमाने में कोई चपरासी अपनी नौकरी नहीं छोड़ता। मैंने कि सीएम की कुर्सी को लात मार के आया हूं। मैं दिल्ली की जनता को अगर लगता है कि केजरीवाल ईमानदार है, मेरे को वोट देगी, और अगर दिल्ली की जनता मेरे को वोट देके जिताएगी और कहेगी ईमानदार है, तभी सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा, नहीं तो मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा दोबारा। तो नेतागण जो है चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं हरियाणा में, लेकिन यहाँ लोगों के मुद्दे क्या है? हरियाणा चुनाव में फरीदाबाद की तिगांव विधानसभा में गांव की महिलाओं के लिए क्या है मुद्दे? नेता, काम या पार्टी, किसको देखकर महिलाएं अपना वोट करेंगी? आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। और अब मैं आपको ले आई हूँ तिगांव विधानसभा क्षेत्र में। कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं, अपने अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन मैंने इन्हें जुटाया, इकट्ठा किया एक जगह। और इलेक्शंस को लेकर क्या माहौल यहाँ पर इन महिलाओं के बीच में है, उन्हीं से हम जान लेते हैं। कुछ मेरे साथ हैं जो कि अभी अभी खेतों से काम कर कर वो आई हैं, और लेकिन थकने हारने के बावजूद वो अपनी राय रखने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। आपको क्या माहौल लग रहा है गांव में इलेक्शंस को लेकर? नेता आते हैं या वोट मांगने के लिए? माहौल वाहौल कुछ नहीं है यहाँ के। बारिश हो जाती है तो गारा भी हो जाता है। लाइट वाइट कुछ नहीं है यहाँ के। अच्छा, लाइट नहीं है, बारिश के बाद सड़कों की बुरी हालत हो जाती है। बहुत ज्यादा हो जाती है। तो फिर आप शिकायत करते हो अपने नेता से? नेता जब आता जब करते आते हैं नेता जीतने के बाद? नहीं, बाद में नहीं आते हैं। बाद में नहीं आते वोट लेने के बाद। क्या आपको लगता है गांव में कुछ चेंज हुआ है? कुछ भी चेंज ना हुआ भाई। नौकाई की पेंशन है, नौकाई का राशन है, जाके पेंशन बंद की है, उसकी भी कट रही है। आप पेंशन आपकी है? नहीं। पेंशन अच्छा जिसकी थी उसकी भी कट गई? उसकी भी कट गई। क्यों? अभी पता नहीं क्या रीजन उनका। इसके अलावा और तिगांव की और क्या समस्याएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि तिगांव में ये दिक्कतें हैं, ये परेशानी है, ये वाले जो चुनाव हैं, क्या मुद्दे लोगों के, आप जैसी महिलाओं के इस चुनाव में हैं? चुनाव का हमारे साइड कन के ऊपर ये खंबा लगा दिए, उनमें लाइट लगा दी, उनमें बिजली भी न आ रही। हम तो परेशान है। अच्छा, खंबे लग गए, लाइट लग गई, लेकिन बिजली नहीं है? ना है, वे भी कट को पलप तार लिए, काई ने काट लिए। हमारे तो घर का आगे सड़क भी न बन रही। हम तो परेशान है, किसकी वोट देवे। अच्छा, आप जब वोट डालते हो तो कैसे तय करते हो कि किसको वोट देनी है? पार्टी को वोट देते हो या फिर जो घर वाले कह देते हैं उसको वोट देते हो, या काम देखकर कि इस नेता ने काम? घर वाले कह देते हैं वैसे भी डाल देते हैं वोट। घर वाले तो यही कहते हैं हमारा नेता ये हमारे पर, लेकिन नेता कुछ कर तो रहे ही नहीं। अच्छा, आप कह रहे हो जो घर वाले कह देते हैं उसको वोट डाल? हाँ, उसे डाल देते, लेकिन कुछ भी कोई नेता कुछ नहीं करता है। बन जाते हैं उसके बाद में तो कोई पूछता भी नहीं है। क्या क्या कह रही थी आप? नहीं मिलता कुछ भी, वोट देने में कोई फायदा नहीं रहता। ये बताओ, विशुद्ध पेटी तो मिल जाए आदमी को, औरत को क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता। इससे बढ़िया ये न दे, उसमें फायदा। 12 की लाइट है, वो 15-20 दिन नहीं है, क्या फायदा? धान सूख जाते, किसको फायदा? हमारा कोई फायदा नहीं है। ऐसे गरीब आदमी को वोट दो न दो, जो हमारा कुछ भला करे। न तो अभी तक राजेश न करो, और न जो अब की बारी से देख लेंगे रोहित को।
ये भी क्या करेगा अपने गांव के लिए। राजेश ने कभी कुछ नहीं किया, बनाओ तो अपने बिजनेस के लिए बनाओ, हमारे लिए अभी तक कुछ नहीं किया। जो भी करो अपने करो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि राजेश नागर जो 5 साल से है नेता, जिनको आपने वोट देकर जिताया था, फिर से मैदान में कुछ नहीं किया आपके हिसाब से? कुछ करो, लाइट तो दे ना 20-20 दिन तक, चाहे धान खराब हो कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। वो देखना तो फोन करे तो ये और कह देता कि गांव के उल्टे बोलते। बोतल वैसे ये मतलब है कि गांव के आदमी न दारू की बोतल दे देते, पी के आए के बस हो जाते। और अब मैं आपको ले आई हूँ तिगांव विधानसभा क्षेत्र में। कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं, अपने अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन मैंने इन्हें जुटाया, इकट्ठा किया एक जगह। और बात करते हैं महाराष्ट्र के बदलापुर रेप कांड की, जहां आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने तीखे सवाल किए हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच जरूरी है। कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज संभाल कर रखने को भी कहा है। अदालत ने कल सीआईडी जांच के आदेश होने के बाद भी अब तक दस्तावेज नहीं सौंपे जाने पर नाराजगी भी जताई। हाईकोर्ट ने कहा कि पोस्टमार्टम से लगता है शरीर पर खरोंचें भी थी, साथ ही ये भी पता चलता है कि गोली नजदीक से मारी गई। हाईकोर्ट ने सवाल किया कि आरोपी ने पिस्तौल का लॉक खोलकर कैसे गोली चलाई। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि हाथापाई के दौरान पिस्तौल का लॉक खुल गया था। अदालत ने पुलिस वालों और पुलिस वैन के ड्राइवर का सीडीआर निकालने को कहा है। हाईकोर्ट में अब इस मामले पर अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। ये जो घटना घटी उसके पहले अक्षय शिंदे के माता पिता ने जेल में जाकर के उससे मुलाकात की। यह मुलाकात के दौरान उसने कैंटीन के लिए उनको जो चाहिए, कैंटीन जो जेल में होता है उसके लिए मनी ऑर्डर की, उसने 400-500 रुपए की डिमांड की। दूसरी चीज उसने कहा कि हमें मेरी चार्जशीट लगी, मुझे बेल कब होगी। तो इससे यह प्रतीत होता है कि अक्षय शिंदे बेल के ऊपर आने के लिए उत्सुक था, वो न्याय की प्रतीक्षा में था। चलिए, हमारे सहयोगी मुंबई में हमारे सहयोगी सुनील सिंह है, सीधा अब उन्हीं का रुख करते हैं। सुनील, यहाँ बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक कहीं ना कहीं एक तीखे सवाल पूछ के और भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए इस एनकाउंटर को लेकर। जवाब देने होंगे यहाँ पर अब। बिल्कुल जया, खास बात यह है कि याचिकाकर्ता की तरफ से सवाल कम थे। जो बेंच है, जस्टिस मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान, उनकी तरफ से सवाल ज़्यादा पूछे गए। दरअसल इस पूरे मामले में जो कथित इनकाउंटर है जब हुआ था उसके बाद से ही कई सवाल थे जिनका जवाब 2 दिनों तक हम मीडिया वाले पूछते रहे, लेकिन थाने पुलिस के पास नहीं था। आज वही सब सवाल हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई, अक्षय शिंदे के पिता ने जो याचिका दायर की है तब उठे, और उन सब सवालों को एक तरह से अदालत नहीं पूछा। मसलन ये कि क्या उसने हथकड़ी पहनी थी या नहीं पहनी थी। तो वह सरकारी वकील ने बताया कि हथकड़ी पहनाई गई थी शुरू में, लेकिन उसने पानी मांगा था तब वो हथकड़ी खोल दी गई थी। तो उन्होंने पूछा एसओपी क्या है, इसका भी जिक्र आया। दूसरी बात है, उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देकर ये कहा कि जो अक्षय शिंदे है उसके शरीर पे खरोंचे बहुत ज़्यादा हैं, तो इसका क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तीसरा, उन्होंने कहा कि अक्षय शिंदे ने 3 गोलियाँ चलाई हैं, लेकिन सिर्फ एक ही पुलिस वाले को लगी है, जबकि वहाँ पर 4 पुलिस वाले थे। तो ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल नहीं दे पा रही है पुलिस। हालांकि अब पूरे मामले की जांच सीआईडी को दे दी गई है, लेकिन सीआईडी को भी जांच का आदेश कल दिया गया था और अभी तक हैंडओवर नहीं किया गया था। इसको लेकर भी अदालत ने नाराजगी जताई। इसीलिए पूरे घटनाक्रम का तलोजा जेल से उस वैन में बिठाने के बाद से अस्पताल लाने तक का पूरा सीसीटीवी जो है वो प्रिजर्व करने के, यानी संभाल के रखने के लिए कह दिया गया है। और ये भी अदालत ने पूछा कि जो एनकाउंटर कहाँ पे हुआ था और एनकाउंटर होने के बाद अस्पताल जो ले जाया गया वो कितना दूर था और क्या वही एक नज़दीकी अस्पताल था, ये सवाल भी पूछा गया। तो बहुत सारे सवाल अदालत की तरफ से उठाए गए हैं। और उन्होंने बड़ी बात ये भी की कि जो ऑफिसर पुलिस वाले मौजूद थे उनके सभी के मोबाइल फ़ोन का सीडीआर भी उन्होंने निकलवाने के लिए कहा है, यानी कि कहीं भी कोई गुंजाइश हो सकी तो अदालत नहीं चाहती कि वो बची रहे। अदालत ने यही स्पष्ट भी किया कि हमें शक नहीं है, लेकिन कोई शक नहीं बचे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पूरे मामले में पारदर्शिता बरती जाए और सब कुछ स्पष्ट और साफ हो पाए। तो इस कथित एनकाउंटर को लेकर पूरे मामले में अदालत भी चाहती है कि पूरी पारदर्शिता बरती जाए। और अब 3 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई होगी, अगली सुनवाई। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए आपका।
और इस वक्त की खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां इंदौर में चलती ट्रेन में आग लगी है। ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, अंबेडकर नगर से वैष्णो देवी जाने वाली जो मालवा एक्सप्रेस है उसमें ये आग लगी है। पहियों के कोच से चिपकने से ये आग लगने की जानकारी, शुरुआती जानकारी आ रही है। मालवा एक्सप्रेस ट्रेन में ये भीषण आग लगी है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अंबेडकर नगर से वैष्णो देवी की तरफ जाती है जो मालवा एक्सप्रेस, वो इंदौर में चलती ट्रेन में आग लगी है। आगे बढ़ते हैं, इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। बात करते हैं मुंबई की, जहां परिवहन व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद मुंबई मेट्रो लाइन 3 का उद्घाटन होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे। ये भूमिगत मेट्रो न केवल तकनीक का एक अनूठा नमूना है, बल्कि मुंबई के विकास की एक नई पहचान भी है। आइए आपको इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट की एक झलक दिखाते हैं। मुंबईकरों का अब बीकेसी से आरे तक का सफर होगा आसान। बीकेसी से लेकर जेवीएलआर तक मेट्रो 3 का पहला भाग जल्द शुरू होने वाला है। सबसे बड़ी खासियत इस मेट्रो की ये है कि ये मेट्रो पूरे तरीके से अंडरग्राउंड यानी एक्वा मेट्रो है, जो पानी और ज़मीन के नीचे स्थित होगी और लोगों को अब ट्रांसपोर्ट की दुनिया में एक नई राह मिलने जा रही है। और ऐसे में इस पूरे मेट्रो का पहला भाग जो है वो अब शुरू किया जाने वाला है। ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का मेट्रो स्टेशन है, जहाँ पर अब पूरी तैयारियाँ और फिनिशिंग वर्क जो है वो किया जा चुका है, जिसमें टिकट ऑफिस से लेकर मेटल डिटेक्टर्स और साथ ही टिकट काउंटर्स को जो है वो तैयार कर लिया गया है। और यदि आप यहाँ पर देखें तो एक्वा लाइन का ये पूरा मेट्रो लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा और राहत के तौर पर होगी, जहाँ पर अक्सर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स एक ऐसा प्रमुख इलाका बांद्रा ईस्ट का, जहाँ पर अक्सर लाखों की तादाद में लोग रोज़ काम करने आते हैं। और मेट्रो की इस लाइन को शुरू होने से जो सबर्ब्स का प्रमुख ट्रैफिक है वो पूरे तरीके से कट हो जाएगा। 10 खास स्टेशन और 12 किलोमीटर की दूरी, यह मेट्रो लाइन मुंबई की पहली अंडरग्राउंड है जो उपनगरों को शहर के खास इलाकों से जोड़ेगी। उम्मीद है कि इस लाइन से 17 लाख लोग रोज सफर करेंगे। इससे सड़कों पर 6.5 लाख गाड़ियों का भार भी कम होगा। फ्रॉम एनवायरनमेंट परस्पेक्टिव दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉरिडोर। इसका रीज़न ये है कि इसके ऊपर जैसे ट्रेन शुरू हो जाएगी, फुल्ली ये कॉरिडोर सेटअप होगा तो 13 लाख लोग रोज इस पे ट्रैवल कर सकते हैं। और हमें एक्सपेक्टेशन है कि 15% ऑफ दिस कम्यूटर्स वुड कम फ्रॉम सबर्बन रेल सिस्टम, बट ऑल अदर कम्यूटर्स वुड कम फ्रॉम द रोड, जो आज दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस प्रोजेक्ट में रोड की ट्रैफिक कम करने की बहुत ज़्यादा क्षमता है। पूरी तरीके से जब ऑपरेट हो जाएगी और पूरे कैपेसिटी अचीव करेगी, तब 6.5 लाख जो वाहन फेरी हम जिसको बोलते हैं, व्हीकल ट्रिप्स, वो कम हो जाएगी और उसी हिसाब से उसका फ्यूल कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। अब आपको लिए चलते हैं मुंबई मेट्रो 3 के उस लाइन में जो आपके सफ़र को आरामदायी बनाने वाला है, और इसी के साथ आपको उस ट्रेन में बिठाकर दिखाते हैं कि आखिर मुंबई में पूरे तरीके से अंडरग्राउंड रहने वाला ये मेट्रो क्यों सबसे ज़्यादा खास बन जाता है। यहाँ पर जैसे ही आप नीचे इस अंडरग्राउंड मेट्रो में आएंगे, आपके सामने ये मैप लगा है जो आपके उस पूरे सफ़र को जो है मैप के ज़रिए, उस डायरेक्शंस के ज़रिए बताएगा। इस ट्रेन की खासियत कई सारे हैं, जिसमें से अगर आपको बताएं तो जो पूरा इसका सिस्टम है, सिग्नलिंग सिस्टम, वो CBTC यानी कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम पर आधारित है। और साथ ही सिंक्रोनाइज्ड प्लेटफॉर्म्स रखे गए हैं, ऑटोमेटिक टिकट कलेक्शन सिस्टम भी रखा गया है, ताकि किसी भी मैनुअल प्रोसेसिंग में लोगों को दिक्कत ना हो। और जो कोई भी यदि यहाँ पे यात्रा करना चाह रहा है तो अन्य 2 मेट्रो लाइन के जरा हट के, यानी इस पूरे मेट्रो लाइन में जो है ऑटोमेटिक टिकट कलेक्शन सिस्टम की सुविधा जो है वो रखी गई है। और ऐसे में साल 2018 से लेकर अब तक की जो ये पूरी मेहनत है मुंबई करों को, अब इसका फल मिलने वाला है। और साथ ही महाराष्ट्र और साथ ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके कंट्रीब्यूशन से 50-50 के रेशियो में इस पूरे मेट्रो को तैयार किया गया है। देखना ये होगा कि मुंबई करों के रोजाना लाखों की तादाद में जो ट्रैफिक बढ़ती है वो कितना ज़्यादा और कम होगा। 38,000 करोड़ की लागत से तैयार ये मेट्रो मुंबई वालों के सफर को तेज और सुविधाजनक बनाएगी।
साथ ही एयरपोर्ट को जोड़ने में भी मदद करेगी। यदि बात करें इस मेट्रो लाइन के स्टेशंस की, तो जो दोनों भाग हैं उनको मिलाकर 27 मेट्रो स्टेशंस बनाए गए हैं, जिसमें से 10 मेट्रो स्टेशंस अब शुरू हो जाएंगे, जिसमें शामिल जो है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा कॉलोनी, सांता क्रूज मेट्रो और सबसे ज़्यादा अहम मुंबई के 2 एयरपोर्ट्स, यानी मुंबई के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी ये इन पूरे मेट्रो स्टेशन में 2 स्टॉप्स बनाए गए हैं। और हम इस समय छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डोमेस्टिक एयरपोर्ट यानी T1 पर पहुंच चुके हैं। और जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा, चाहे व्यक्ति किसी भी डायरेक्शन से आ रहा हो, चाहे मुंबई के गोरेगांव इलाके से उसे एयरपोर्ट आना हो या फिर उसे बांद्रा से एयरपोर्ट की तरफ आना हो, महज कुछ मिनटों की दूरी में, यानी लगभग 3 से 4 मिनट में यदि आप बांद्रा से एयरपोर्ट आना चाहे तो वो आ सकते हैं इस अंडरग्राउंड एक्वेटिक मेट्रो के मदद से, जो मुंबईकरों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। क्योंकि अक्सर जब भी लोग एयरपोर्ट के लिए यानी कहीं पर ट्रैवल करने के लिए निकलते हैं तो उन्हें तकरीबन 1 से 1.5 घंटे महज वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के ट्रैफिक पर लग जाता है। लेकिन इस मेट्रो लाइन की मदद से लोग जो हैं वो चाहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना हो या डोमेस्टिक एयरपोर्ट जाना हो, वो आराम से आरामदायी सफ़र से एसी कंडीशन्ड इस मेट्रो लाइन में बैठकर एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं। ये मेट्रो आगे चलकर बिना ड्राइवर के चलेगी और बाकी 2 मेट्रो लाइन से अलग बताई जा रही है। ये मेट्रो लाइन 3 ये अकेला लाइन है जो साउथ बॉम्बे में कॉर्पोरेट तक जा रहा है। इसके साथ में हम ये लाइन को चर्चगेट स्टेशन और CSMT स्टेशन और मुंबई सेंट्रल टर्मिनल, ये तीनों टर्मिनल से हमने कनेक्ट किया है। तीनों टर्मिनल में वॉकिंग डिस्टेंस में सबर्बन टर्मिनल से और इंटरचेंज फैसिलिटीज अवेलेबल होंगे। इसके अलावा हम लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेट्रो लाइंस को भी हम कनेक्ट कर रहे हैं, BKC में, मरोल नाका में एंड मोनोरेल को भी कनेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सारे ऑलरेडी सबर्बन सिस्टम में ट्रैवल करने वाले और ये जो मेट्रो में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइन में ट्रैवल करने वाले सबको ये सुविधाजनक होगा उनके फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। क्योंकि कोई भी लाइन हर एक की ट्रैवल रिक्वायरमेंट एक जर्नी में पूरा नहीं होता है, लोगों को 2-3 मोड्स चेंज करके आना पड़ता है और वो चेंज करके लास्ट डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए ये लाइन 3 स्पेशली आइलैंड सिटी में जाने के लिए दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट सूटेड एंड कन्वीनियंट लाइन। इस मेट्रो की कई खासियत है। ये पहली पूरी अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन है जिसकी लंबाई 33.5 किलोमीटर है। ये ट्रेन 3 से 4 मिनट पर उपलब्ध होगी। इसे बनाने के दौरान 15,000 लोगों को नौकरियां मिली और संचालन से जुड़ी 2,000 नौकरियां होंगी। यह नरीमन पॉइंट, BKC और सीप्स जैसे 6 प्रमुख व्यापारिक केंद्रों से जुड़ती है। मुंबई के इस नई मेट्रो लाइन के दोनों स्टेशंस पर हमने आपको बताया कि कैसे BKC से लेकर RAJVLR तक का सफ़र जो महज यदि आप रास्ते से चलें तो 1 से 1.5 घंटा, लेकिन इस मेट्रो की मदद से महज 10 मिनटों में आप BKC से JVLR RA तक आ सकते हैं। कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बड़ा वरदान और साथ ही अक्टूबर में शुरू होने वाला इस पूरे मेट्रो लाइन का पहला फेज जो है वो लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा, ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। जो पहला फेज है उसमें 10 स्टेशन को शुरू किया जाने वाला है जो मुंबई के BKC से लेकर RA कॉलोनी तक ऑपरेशनल होगा। जो बाकी के स्टेशन हैं वो बताया जा रहा है कि 2025 तक शुरू हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुंबई की उन्नति में एक और जो है रोल साझा कर रही है ये मेट्रो लाइन, जिसका सफर कर हमने आपको बताया कि किस प्रकार ये पूरे सफर के चलते, चाहे वो एयरपोर्ट कनेक्ट करना हो या फिर चाहे वो RA गोरेगांव तक आना हो या वो BKC का वो इलाके तक पहुंचना हो जहां पर रोजाना लाखों की तादाद में लोग कॉरपोरेट लाइफ जो है वो जीने के लिए जाते हैं। और ऐसे में इस पूरे मेट्रो लाइन के चलते जो अहम प्रमुख पॉइंट्स हैं मुंबई के वो कनेक्ट हो रही हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या दूसरी 2 मेट्रो लाइनें हो। मुंबई को के लिए एक और बड़ा वरदान ये मेट्रो लाइन 3 साबित होगी। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए। तो 1.5 घंटे की दूरी महज 10 मिनट में तय हो जाएगी। वहीं मुंबई के लोगों को ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए 5 रिंग रोड की योजना बनाई गई है। कैसे होगा ये सब कुछ और कैसे बदलेगा आर्थिक राजधानी का पूरा ट्रैफिक सिस्टम, ये बता रही हैं हमारी सहयोगी सुजाता द्विवेदी।
मुंबईकरों को ट्रैफिक की समस्या से सहूलियत देने के लिए मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम MSRDC और BMC ने मुंबई को एक नेटवर्क के माध्यम से एक नेटवर्क के अंतर्गत 5 रिंग रोड से घेरने की योजना बनाई है, जिसकी कुल लागत 70,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस योजना को मंजूरी मिल गई है, जिसमें सड़कें, पुल और सुरंगें शामिल होंगी, जो लगभग 90 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करने वाली है। साथ ही MMRDA ने इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 58,000 करोड़ रुपए का बजट पास भी कर दिया है। आपको मैप के जरिए दिखाते हैं और समझाते हैं कि इन 5 रिंग रोड्स में आखिर कौन कौन से वो रास्ते शामिल हैं। सबसे पहला रिंग रोड है राजीव गांधी बांद्रा वर्ली सी लिंक, जिसका उद्घाटन साल 2009 में किया जा चुका है, जो मुंबई के बांद्रा और वर्ली जैसे 2 प्रमुख और अहम इलाकों को कनेक्ट करता है। दूसरा रिंग रोड है बांद्रा वर्सोवा सी लिंक, MMRDA द्वारा प्लानिंग स्टेज में है और इसे साल 2030 तक पूरा करने की भी योजना MMRDA द्वारा बनाई गई है। यदि मैप के माध्यम से समझे तो बांद्रा वर्ली सी लिंक के थोड़े से आगे बांद्रा वर्सोवा सी लिंक जो है इस समय प्लानिंग स्टेज में है, जिसका टेंडरिंग का प्रोसेस MMRDA द्वारा पूरा किया जा चुका है, जो मुंबई के बांद्रा और वर्सोवा को कनेक्ट करेगी। तीसरे रिंग रोड में शामिल है वर्सोवा विरार सी लिंक, जिसे MSRDC द्वारा मई 2028 तक पूरा किया जाएगा, जो अभी फिलहाल प्लानिंग के स्टेज में बताई जा रही है। यदि मैप के जरिए देखें तो बांद्रा वर्ली सी लिंक और बांद्रा वर्सोवा सी लिंक के आगे वर्सोवा विरार सी लिंक का काम जो है वो कुछ ही समय में शुरू होगा, जिसे तीसरा रिंग रोड बताया जा रहा है। चौथे रिंग रोड में विरार से अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर बताया जा रहा है। ये फिलहाल टेंडरिंग स्टेज में है और इस कॉरिडोर को शिवड़ी से MTHL के साथ भी जोड़ा जाएगा। बात कर ले यदि विरार से अलीबाग जाने वाले इस मल्टी मॉडल कॉरिडोर की, तो इसका काम जो है वो बड़े तेज़ी से चल रहा है। और यदि मैप के माध्यम से देखें तो सीधे आ जाते हैं यहाँ पर MTHL का जो कनेक्टर आप देख रहे हैं, ये मुंबई को जोड़ने के लिए बहुत बड़े और अहम कनेक्टर के तौर पर काम करने वाली है। पांचवें और आखिरी रिंग रोड में शिवड़ी वर्ली एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल है। ये MMRDA द्वारा निर्मित किया जाएगा और इस एलिवेटेड कॉरिडोर के जरिए शिवड़ी और वर्ली को कनेक्ट करेगा। तो यानी पूरा देखा जाए तो ये 5 रिंग रोड्स साथ मिलकर मुंबई के तमाम उन आसपास के क्षेत्रों को भी जोड़ेगा, जिसमें थाने, पालघर, अलीबाग शामिल है। और इन रास्तों के जरिए मुंबई के आउटर कनेक्टिविटी में एक रिंग का आकार फॉर्म हो रहा है, जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए, चाहे वो कोई भी क्षेत्र में हो, वो आसानी से जा सकेंगे। इन सभी रिंग रोड्स को मुंबई के कोस्टल रोड से भी जोड़ा जाएगा, जो BMC के अंतर्गत आता है। जब भी आप बांद्रा वर्ली सी लिंक से टाउन की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें कोलाबा चर्चगेट शामिल है, तो आप कोस्टल रोड के जरिए वो एग्जिट ले सकते हैं, जिससे लोगों के घंटों बच सकते हैं। वर्तमान में ईस्टर्न फ्रीवे पर प्रतिदिन 80,000 से 1 लाख वाहन चलते हैं, जबकि वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर प्रतिदिन 4 से 5 लाख वाहन सफर करते हैं। इन रिंग रोड्स को बनाने से हाईवे पर 20 से 25% वाहनों का भार कम होगा, जिसमें लगभग 1.5 लाख वाहनों का ट्रैफिक घटेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की कुल लागत 70,000 करोड़ रुपए है, जिसमें से 58,000 करोड़ का बजट अब पास कर दिया गया है। BMC, MMRDA और MSRDC मिलकर इस परियोजना का निर्माण करेंगे। इन रिंग रोड्स का मुख्य उद्देश्य मुंबई को थाने, पालघर और अलीबाग जैसे पड़ोसी क्षेत्रों से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और शहर को डिकंजेस्ट करेगा। दक्षिणी रिंग रोड में ऑरेंज गेट टनल शामिल होगा, जो ईस्टर्न फ्रीवे को कोस्टल रोड से जोड़कर मरीन ड्राइव तक ले जाएगी। मैप के माध्यम से यदि समझे तो यहाँ पर बांद्रा वर्ली सी लिंक के ठीक सामने जो येलो लाइन आप देख रहे हैं, इस येलो लाइन के बगल में ये ऑरेंज टनल शामिल है, जो कहीं ना कहीं लोगों को ईस्टर्न फ्रीवे तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी प्रदान करेगी। इसके अलावा अन्य रिंग रोड्स मुंबई को उपनगरों से भी जोड़ेगा, जिसमें थाने, पालघर, अलीबाग को जोड़ने का काम करने वाले हैं। और ऐसे में इन रिंग रोड्स में से कई प्रोजेक्ट्स फिलहाल प्लानिंग के स्टेज में हैं, लेकिन BMC, MMRDA और MSRDC मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि साल 2030 तक मुंबई को इन 5 रिंग रोड्स का तोहफा दिया जा सके। मुंबई से कैमरा पर्सन गणेश के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए।